नमस्कार मित्रों, मैं सत्यकेतु इलाहाबाद से। आज अंग प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण रचनाकार डॉक्टर अमरेंद्र पर कुछ बोलने का मन हुआ है। उनकी 4 पुस्तकें उन पर या उनके द्वारा लिखित या उनके द्वारा संपादित 4 पुस्तकें मेरे पास आई हैं। ये आप देख सकते हैं, ऋषि श्रृंग और ये हैं अंगिका लोक साहित्य और मंजूषा कला, और ये डॉक्टर आभा पूर्वे का कथा साहित्य पर अमरेंद्र ने इनको संपादित किया है। और उनके कर्ण महाकाव्य पर जो समीक्षाएं और आलोचनाएं प्रकाशित हुई हैं, लिखी गई हैं, उसको संपादित किया है डॉक्टर आभा पूर्वे ने। अंग प्रदेश की भाषा अंगिका की जब भी बात आती है तो डॉक्टर अमरेंद्र का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने हिंदी और अंगिका दोनों ही भाषाओं में और दोनों ही भाषाओं की लगभग सभी विधाओं में लेखनी चलाई है और खूब लिखा है। मौलिक लेखन किया है, अनुवाद किया है, नाट्य रूपांतरण किया है, आलोचना की है। हर तरह उन्होंने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले मैं जो नवीनतम उनका काव्य रूपक है ऋषि श्रृंग, उसकी बात मैं करना चाहूँगा। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि यह अवध नरेश के परिवार से जुड़ा मामला है। और राम वन गमन पथ पर मैं भी बैठा हूँ, यहाँ प्रयाग में जब वो राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ गंगा पार कर आए थे महर्षि भारद्वाज से मिलने, और यहाँ से वो चित्रकूट के लिए रवाना हो गए थे। तो और अंग प्रदेश जहाँ बैठकर डॉक्टर अमरेंद्र ने ऋषि श्रृंग और राम की बहन शांता पर ये काव्य रचा है, तो ये संबंध सीधा जोड़ता है। ऋषि श्रृंग राम के बहनोई थे और अयोध्या नरेश दशरथ जब रावण के साम्राज्यवादी प्रवृत्ति से दिक्कत महसूस करने लगे थे, लगा था कि अब रावण बार बार अवध क्षेत्र की ओर आ रहा है या किसी न किसी बहाने उस पर आक्रमण करने या दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने यज्ञ करवाया जिससे कि 4 वीर पुरुष जन्म लिए पुत्र के रूप में। तो उस यज्ञ को करवाने वाले उनके दामाद जमाता ऋषि श्रृंग ही थे, और ऋषि श्रृंग अंग प्रदेश के वासी थे। वहाँ के राजा रोमपाद दशरथ के मित्र थे, और उनके सहयोग से ऋषि श्रृंग ने यज्ञ, पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया, जिससे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे तेजस्वी पुत्र दशरथ को प्राप्त हुए। और उसके बाद की कथा सब जानते हैं। ये रूपक काव्य अब नए दौर में अमूमन लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर अमरेंद्र हर विधा को जीवित रखना चाहते हैं और बहुत ही आधिकारिक रूप से अपना विचार व्यक्त करते हैं, अपनी कलम चलाते हैं।
बेहद ही सधी हुई भाषा और लय और विचार के साथ उन्होंने ऋषिशृंग काव्य रूपक की रचना की है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि इस कोरोना काल में जब पूरा शहर अपने घरों में बंद था और मिलना जुलना लगभग ना के बराबर हो गया था, तो उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया और ऋषिशृंग काव्य रूपक सबके सामने है। उनका समय का सदुपयोग हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए एक बड़ा मूल्यवान योगदान के रूप में सामने आए। हालांकि व्यक्तिगत तौर से मैं इस बिंदु पर जाकर अटकता हूँ बार बार, जो इसके बाद भी किसी लेखक द्वारा रची जा सकती है, कि दशरथ की बड़ी बेटी एकमात्र राजकुमारी शांता की चर्चा अमूमन नहीं सुनाई देती है। रामायण में हो सकता है वाल्मीकि रामायण या किसी दूसरे दक्षिण भारत में लिखी गई और भी कई रामायण है उसमें चर्चा हो, लेकिन मैंने नहीं सुना। और कई अन्य टीकाकार जो रामायण के रहे हैं और प्रवचनकर्ता भी शांता का नाम कभी कोई नहीं लेता, जबकि वो राजकुमारी थी और राम की बड़ी बहन थी। न उनका राम के विवाह में कोई योगदान समझ में आता है, न ही लंका विजय के बाद जब जश्न मनाया जाता है तब भी शांता नहीं आती है अयोध्या। ये बात बार बार मुझे दिमाग में कौंधती है कि इस पर लेखक को अभी विचार करना बाकी है। मैं सिर्फ डॉक्टर अमरेंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए एक बिंदु छोड़ जाता हूँ। जो भी सक्षम होंगे, जो इस विषय को शोध करके लिख सकते हो, लिखें, इस पर कलम चलाएं। ऋषिशृंग में भी जब यज्ञ की बात आती है तो ऋषि महोदय तो अपनी चर्चा पा जाते हैं, लेकिन शांता की उस कदर चर्चा नहीं हो पाती है। बावजूद इसके ये बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे सामने है। इसमें ऋषिशृंग और शांता के बीच का संवाद, रोमपाद और दशरथ के बीच का संवाद, और ऋषिशृंग और रोमपाद के बीच का संवाद बेहद बढ़िया तरीके से सामने आया है। और डॉक्टर अमरेंद्र कोशिश करते हैं कि जो सामयिक घटनाएं हैं उसको व्याख्यायित करने की कोशिश करें, भले ही रूपक को सामने लाते हों या कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल करते हों, लेकिन जो तत्कालिक घटनाएं देश विदेश और समाज में घटित हो रही होती है, कहीं ना कहीं उसकी झलक हमें इनकी रचनाओं में मिलती है। ये कोशिश बहुत ही सराहनीय है और ये महत्वपूर्ण है। दूसरी पुस्तक है अंगिका लोक साहित्य और मंजूषा कला। मंजूषा कला अंग प्रदेश की विशिष्ट कला है जो भित्ति चित्र पर अंकित किया जाता है, और यह मूलतः बिहुला बिसहरी जो लोक कथा है उस पर आधारित है। इसके चित्र भी लगभग सब। अंगिका लोक साहित्य बहुत ही समृद्ध है। बहुत सारे ये सारी लोक कथाएं अंग क्षेत्र में
गाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, मंच पर खेली जाती हैं और इसको मूर्त रूप में लोग लोक पर्व के रूप में मनाते भी हैं। खासकर बिहुला बिसहरी तो बहुत ही अच्छा और मान्य पर्व है वहाँ का। इस अवसर पर भागलपुर में अच्छा बड़ा मेला भी लगता है। मेरा ये कहना है कि इसकी परिधि में, मंजूषा कला की परिधि में अंगिका साहित्य की अन्य जो लोक कथाएं भी हैं उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। जो इस लोक कला के माहिर हैं, कलाकार हैं, जो इसको रचते हैं, इसको चित्रित करते हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है और रहेगी कि अन्य लोक कथाओं को भी इसके दायरे में लाएं और थोड़ा सा महीन इसकी बुनावट पर ध्यान दें तो बात और उभर कर सामने आएगी। इसके मैं हम इसके सामने रख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग को। एक एक महीन काम होना चाहिए, सामने आना चाहिए। इसमें डॉक्टर अमरेंद्र ने ऐसे तमाम सवालों के सही सही और सटीक जवाब दिए हैं जो मैं उठा रहा हूँ वो भी इस तरह की। और उन्होंने कई लोक कथाओं को इसमें लिपिबद्ध भी किया है, जो लोग पाठक हैं उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें जो भाव है, हालांकि कोई भी लोक कथा हो, जब वो गेय रूप में सामने आती है, उसको लोग गा कर सुनाते हैं तो वह फिर एकदम से दिल में जाके बैठ जाती है। लिखित रूप में तो हो सकता है कि जिस क्षेत्र विशेष के लोग हों वही इसका रसास्वादन बेहतर रूप में कर पाए, लेकिन जब यह गाया जाए, जब स्वर से ये कथाएं प्रस्फुटित होती हैं, तो उस क्षेत्र का हो या अन्यत्र कहीं का, वो फिर उसमें उसके रस में रम जाता है। ये बहुत ही बेहतर काम हुआ है और उनकी पुत्री वसुंधरा ने इसको संकलित किया है। वसुंधरा को ढेर सारी बधाइयाँ। आगे भी वो निरंतर इस तरह की सेवा करती रहें साहित्य की, और खासकर अपने पिता डॉक्टर अमरेंद्र का जो साहित्य अभी भी अप्रकाशित है, जो लोगों के सामने नहीं आ सका है, उसको लाने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया काम है, उनको शुभकामनाएं। तीसरी पुस्तक है डॉक्टर आभा पूर्वे का कथा साहित्य। इसको भी संपादित किया है डॉक्टर अमरेंद्र ने। डॉक्टर आभा पूर्वे अंग क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार, रचनाकार हैं। उनकी कई कहानियां बहुत चर्चित रही हैं, उपन्यास चर्चित हुए हैं। इनमें कई लोगों ने उन पर आलेख लिखे हैं और उसको डॉक्टर अमरेंद्र ने संपादित किया है। आभा पूर्वे से मेरी मुलाकात है उनके घर पर ही, और मैं उनकी जो रचना धर्मिता है और जो लगन है साहित्य के प्रति, उसकी तारीफ करता हूँ। हालांकि बातचीत की निरंतरता नहीं रह पाती है, और मैं चाहता भी था कि उन्हें बधाई दूं, लेकिन इस पुस्तक में उनका कोई संपर्क नंबर नहीं है। फिर भी इस वीडियो के जरिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामना संदेश भेज रहा हूँ।
आगे के लिए भी उम्मीद है कि वो और कई अच्छी रचनाएं रचें हिंदी में, और अंगिका में जिस तरह अब तक रचती आई हैं आगे भी लिखती रहें। चौथी पुस्तक डॉक्टर अमरेंद्र के महाकाव्य कर्ण पर आधारित है। कर्ण पर जितने लोगों ने समीक्षाएं की हैं, आलोचनाएं की हैं, अपनी टिप्पणी लिखी हैं, उसको डॉक्टर आभा पूर्वे ने संपादित किया है। चूंकि कर्ण महाकाव्य से मैं नहीं गुजर पाया हूँ, इसलिए मैं उसके मूल जो पुस्तक है, भाव है, उससे उस पर ना बोल करके मैं इसमें जो दर्ज लोगों के विचार हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह कर्ण को इन्होंने चित्रित किया है इस महाकाव्य में, वह आलोचकों के मुताबिक दिनकर की रश्मि रथी से आगे की पुस्तक है, क्योंकि इसमें कर्ण के अलावा और किसी पात्र पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, शुद्ध रूप से कर्ण को चित्रित किया गया है। अंग प्रदेश में कर्ण वैसे ही बहुत ही प्रतिष्ठित और महानायक के रूप में स्वीकृत हैं। हालांकि इतर हिंदी साहित्य जगत में कर्ण को लेकर के दो खेमे हैं। एक कर्ण को नायक मानता है और दूसरा खेमा उस में जो कमियां हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी महानायक हो उसमें कमियां होंगी। इंसान होने के नाते कमियां ना हो यह हो नहीं सकता। अधिकतम अच्छाइयां लेकर जो समाज की सेवा करता है वही महानायक कहलाता है। और 100% अच्छाइयां हो जाए तो वो देवता हो जाएगा। और जब हम किसी व्यक्ति को देवता के स्थान पर बिठा देंगे तो उसका जो मनुष्यत्व है वो कम हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूं कि कर्ण एक मनुष्य के रूप में उच्चतम शिखर पर रहें, अपनी कमियों के बावजूद। जब महाभारत शुरू होता है या तय हो जाता है कि अब युद्ध होना ही होना है, तो कर्ण को रोकने की भरसक कोशिश की जाती है। उनकी माता कुंती भी चाहती हैं कि वो या तो पांडव खेमे में आ जाएं या फिर कौरव पक्ष से दूर हो जाएं। श्री कृष्ण खुद चाहते हैं कि कर्ण कौरव खेमे से दूर हो जाए, लेकिन कर्ण ऐसा नहीं करते। इस बात की आलोचना होती है, लेकिन मेरा ये विचार है कि जब उन्होंने भरपूर कोशिश की और अपना शौर्य पराक्रम दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तब भी उन्हें वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ राज्यसभा में जिसके वह हकदार थे। ऐसे में दुर्योधन ने उन्हें बराबरी का पद दिया, राजा बनाया और हमेशा भरोसे के साथ आगे बढ़े। बल्कि कहें कि कर्ण के बल पर उन्होंने महाभारत ठान ली, क्योंकि वह जानते थे दुर्योधन कि भीष्म हो या द्रोण हो या कृपाचार्य हो, सब पांडव के प्रति एक झुकाव रखते हैं।
ऐसे में अकेला एक कर्ण है जो पूरी तरह से उसके साथ है। इतना भरोसा जिस व्यक्ति ने किया हो तो वह उसका साथ कैसे छोड़ सकता है। और यह भी कि एक कुलीन तंत्र में एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित करना जिसे वो नीची हैसियत की मानते थे, ऐसे में उन्हें जो सम्मान, उन्हें जो प्रतिष्ठा दुर्योधन ने प्रदान किया है, इसके बाद अगर पांडव पक्ष में चले जाते या दुर्योधन का साथ नहीं देते तो एक कलंक कर्ण के माथे जाता और इससे वह बच गए। केशव कृष्ण जब उन्हें मनाने आते हैं तो उनका जवाब जिस तरह कर्ण ने दिया है, अमरेंद्र ने इसको रूपायित किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूं कि केशव कभी दलित कुल में भी लेकर के अवतार, यह भी जानिए कुलीन कुलों का क्या है अत्याचार। तब कहिएगा क्या अधर्म था और धर्म क्या मेरा, आंखों के आगे यह केशव कैसा घोर अंधेरा। वह जानते हैं कर्ण कि केशव को सब मालूम है, इसके बावजूद जो प्रतिष्ठा, जो अधिकार कर्ण को हासिल होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। कर्ण महाकाव्य के जरिए डॉक्टर अमरेंद्र ने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों पर विचार किया है कि जो समाज की जो दुर्विसंधि है, समाज में जो दरार है, जो कमियां हैं, वो दिखाई दी और जो खास और महत्वपूर्ण कृति होती है उसका मुख्य काम होता है सवाल खड़े करना। इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि कर्ण महाकाव्य और ऋष्यशृंग रूपक काव्य दोनों ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और आलोचकों ने, समीक्षा करने वालों ने बहुत ही महीन तरीके से उसकी व्याख्या की है, मूल्यांकन किया है। मैं डॉक्टर अमरेंद्र को कोटिशः बधाई देता हूँ और डॉक्टर अभयपूर्वे को भी। इसी तरह दोनों ही महानुभाव रचनाएं करते रहें और अंग प्रदेश का नाम पूरे हिंदी जगत और हिंदी से इतर क्षेत्र में प्रतिष्ठित करते रहें। नमस्कार।